टॉपिक हमारा ध्वनि। ध्वनि का पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन नंबर बी गाल्टन ने। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक तरंग। ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य तरंगों का। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ध्वनि है तो हम उसे सुन नहीं सकते हैं। तरंग का वेग, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वी बराबर एन लैम्ब्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। कथन ए कह रहा है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कथन आर कह रहा है चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। ये तो बात सही है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, सही बात है, लेकिन उनमें इंफ्रासोनिक तरंगें नहीं निकलती, यानी कि हमारा जो कारण है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो पहली बात, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वही रहेगी। ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर ए स्टील में। बादलों की चमक की काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, यानी कि प्रकाश चाल बहुत अधिक है और ध्वनि की चाल कम है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है हमारा। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। 332 नहीं है तो हम 330 लगा सकते हैं। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस माध्यम में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन नंबर डी लोहा में। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही बात है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तुमने देखा होगा दिन की अपेक्षा रात में आवाज़ दूर तक जाती है, तो यानी कि आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें गलत दे रहा है।
यानी कि आधा के बढ़ने पर भी वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कम नहीं होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, तापमान के घटने से घटता है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है यहाँ पर। कथन है हमारा, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण क्या कह रहा है? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। सही तो कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होता है, यानी ए सही है, कार्ड भी सही है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या। वस्तु के वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को हम कहते हैं मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि मापी जाती है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, तारत्व। भाई जिसकी आवाज़ जितनी पतली होगी उसका तारत्व समझो ज़्यादा है। जिस ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होगा उसकी ध्वनि कैसी होगी? श्रील होगी, यानी कि पतली होगी। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? अभी बताया है, क्या होता है वो? तारत्व। ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का अभी बताया है, तीक्ष्ण यानी कि पतली होना, तो ज़्यादा तो तारत्व अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का जो तारत्व होता है पुरुष की आवाज़ की तारत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है हमारा। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, यहाँ पर क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन चेंज हो गए। देखो, आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है, वेग अधिक होता है। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तो आवृत्ति अधिक होगी तो क्या? तारत्व अधिक होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जैसे होता है ए, आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर यहाँ सही होगा, केवल ध्वनि गुणता पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंगें विवर्तन कर सकती हैं, परावर्तन कर सकती हैं, अपवर्तन कर सकती हैं, लेकिन ध्रुवण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों में घटित नहीं होती? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण है।
ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। रेडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंग का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 1/10 सेकंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।